Dear student, welcome to रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास मनार वैशाली। मैंने आपको पिछले वीडियो में जल संसाधन पढ़ाया था और जल संसाधन में हम लोग जल के स्रोत और जल का वितरण देख लिए और उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है जल संसाधन का उपयोग। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसका उपयोग किस तरह से करें और इसका उपयोग जल संसाधन का उपयोग आपके बुक में भी दिया है और ऐसे भी आपको एक ही लाइन में समझ लेना है कि जब भी हम जल का यूज करें तो सही जगह पर करें। अगर कोई हमारे घर के मेंबर या कोई कहीं पे भी सार्वजनिक जगह पे भी जैसे आप देखते होंगे कहीं कहीं नल खुला हुआ है चाहे कुछ, कोशिश करिए कि किसी तरह से उसको आप बचा लीजिए, क्योंकि इसका उपयोग अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और बार बार ये चैप्टर इसी चीज़ पे फोकस करा रहा है आपको कि किस तरह से हमको जल का सही उपयोग करना है। यहाँ पर जल संसाधन का उपयोग, लेकिन इसमें लगा दो सही उपयोग कैसे करेंगे। अब आइए, भारत की आबादी तीव्रतम गति से बढ़ रही है, सही बात है। आप देखिए 2001 में जब जनगणना हुआ तो जनसंख्या था हमारे देश का 1 अरब 2001 में 1 अरब लगभग 1 करोड़। बाद में जब 10 साल बाद 2011 में तो 1 अरब 21 करोड़। अभी देखिए 2020 आया 1 अरब 36 करोड़, यानी 1 अरब 21 करोड़ और 15 करोड़ बढ़ा, यानी तीव्रतम गति से बढ़ रहा। और अपने देश का कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि है। तो जनसंख्या वृद्धि को भी, हालांकि अपने यहाँ बहुत सारा टीवी न्यूज में हमारे दो का चलन है, लेकिन लोग कुछ इसका गलत यूज भी बहुत लोग कर रहे हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देख लीजिए संसाधन सीमित है हमारे पास, जमीन हमारे पास सीमित है। कोई नेपाल आज के डेट में देखिए नेपाल कह रहा है कि ये मेरा जमीन है, मतलब जमीन कम रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। तो इसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। और आबादी तीव्रतम गति से बढ़ रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनसंख्या लगभग तिगुनी हो गई। जैसे देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे ज्यादा नौटंकी हमारे देश में जनसंख्या का देखा गया। तो जनसंख्या स्पीड में आबादी वृद्धि के साथ जल की सभी क्षेत्र में मांग त्वरित गति से बढ़ती गई। अब जनसंख्या बढ़ेगा तो पानी का भी मांग होगा ही। अब देखिए पेयजल, सिंचाई तथा उद्योग जैसे उपक्रम की वृद्धि से जल की मांग काफी बढ़ गई। पेयजल पीने के लिए, दूसरा सिंचाई, तीसरा उद्योग, हर एक चीज में जल का उपयोग। अब आगे 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी, जो 2001 में 1829 घन मीटर है, यानी कमी। ये क्या हुआ? कमी, और कम ही रही है प्रतिदिन, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं और जल कम रहा है। जल कम रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, तो उसका जो भी प्रति व्यक्ति बन रहा है वो भी क्या होगा? कमेगा। संभावना है 2025 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते प्रत्येक व्यक्ति जल की उपलब्धता 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगी, जो जल संकट की समस्या के आवागमन का संकेत प्रतीत होता है, जहां ऐसे संकटापन्न देश को जल का आयात करना पड़ेगा। आप आयात निर्यात इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा ये भी वर्ड है, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल वर्ड है। आयात मतलब किसी भी वस्तु को अपने देश में मंगाना, निर्यात मतलब किसी भी वस्तु को अपने देश से भेजना। यानी यहाँ ये कह रहा है कि अगर इसका सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ तो आने वाले समय में हमको जल भी, जैसे आप भी डीजल खरीद रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो इसको भी मंगाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे, तो क्यों नहीं हम अभी से ही सतर्क हो जाएं इसमें। और इसमें सरकार तो अपना, हर एक सरकार कह रही है, लेकिन हर एक पब्लिक को जागरूक होना होगा। और जागरूक होने के लिए हर एक आदमी को और हर एक हमारे जो भी देश के नागरिक, उनको शिक्षित होना पड़ेगा। तो अगर किसी को जानकारी नहीं भी है तो भी आप अगर जानते हैं तो उनको समझाइए। और यहाँ पर क्योंकि अगर
आप बहुत जगह पहले भी बताया कि जल ही जीवन है, अगर ये खत्म हो गया ना तो कहानी खराब हो जाएगा। अब देख लो, जहां ऐसे संकटापन्न देशों को जल का आयात करना पड़ेगा। जल की मानवीय जीवन में काफी उपयोग है, जहां तक इस जीवन सृजन में भी, जीवन का निर्माण में भी जल महत्वपूर्ण है। प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश भाग जल के ही होते हैं। इससे जल के महत्व को सहज ढंग से आंका जा सकता है। जल के उपयोग की सूची लंबी है। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, मलमूत्र विसर्जन इत्यादि कार्य के लिए जल अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब होता है जरूरी है। यही कुछ वर्ड है जो आपको इसमें थोड़ा सा हार्ड लिख दिया। यहाँ पर जरूरी है भी लिख सकता था, लेकिन थोड़ा हट के लिख दिया, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि अपरिहार्य का मतलब वहां पे लिख लेना जरूरी है। मतलब यहाँ पर बताया कि पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता जो भी है सब में हमारे जल का उपयोग। अब आइए अगला पॉइंट भी है, जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल की जैसे कार्य कल्पना बिना जल के नहीं की जा सकती। भारत में जल उपयोग के बदलते स्वरूप को निम्न सारणी से देखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर यह भी बताया कि भारत में किस तरह से जल उपयोग को बदल रहा है, किस तरह से हम लोग स्वरूप को देखेंगे, जो बदलता स्वरूप है उसको। अब देखिए यहाँ पर घरेलू में किस तरह से यूज किया जल के उपयोग का बदलता स्वरूप। 1990 में घरेलू में 25 था अरब घंटन और 33 हो गया, और अभी 2050 तक 60। तो इस तरह से घरेलू में इतना यूज चाहिए। सिंचाई में 800, 2050, अभी 25 का डेटा ले लो क्योंकि हम लोग 25 के आसपास है। तो घरेलू में 52 अरब घंटन चाहिए, 770 दिया आपका। यही डेटा याद रखना, ज्यादा परेशानी होना। 90, 2000, 2010 का हमको नहीं चाहिए ना 2050 का चाहिए। हमको इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 का, क्योंकि हम लोग अभी कहाँ घूम रहे हैं, 2025 के आसपास। ज्यादा अगर याद करना है तो 2010 का कर लेना। 50 और 2000 और 1990 उतना परेशान नहीं होना है। 2010 कर लेना और 2025 मतलब जो बीत गया है, जो आएगा प्रेजेंट में हम अभी जाए उसका डेटा भी नहीं, वो अपडेट होते रहता है तो दिया जाता है। अब आइए, ये सब अनुमानित है तो ये सब कम पूछता है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा। सिंचाई में सबसे ज्यादा हम लोग का घन का उपयोग है, ये जल का उपयोग है। और उद्योग में 120 और टोटल 1050, 50 में हो जाएगा 1150। बहुउद्देशीय परियोजना। अगला पॉइंट क्या दिया आपका बुक में, बहुउद्देशीय वर्ड पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे उद्देश्य से जो भी योजना बनाई जाए उसको क्या बोलेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे अब हम नदी का जल का किस किस तरह से उसको बहुत सारे उद्देश्य से यूज करेंगे। जैसे नदी को नहर के माध्यम से अपने चौर में पानी छोड़ दी, ये उद्देश्य हो गया। दूसरा, उससे नदी के पानी से आप बिजली बनाना, उसको नदी का पानी का कहीं कहीं सही से साफ करके उसको रिफाइन करके पीना, ये सब तो बहुत सारा उद्देश्य। अब देखिए, प्राचीन ग्रंथ एवं अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि पत्थरों, मिट्टी, मलबों के सारे झीलों या अन्य जलाशयों के तटबंध और लहरों जैसी उत्कृष्ट कृतियां बनाई जाती नदियां पर बांध बनाई जाती थी। अतः यह परिपाटी नवीन नहीं है, हमने आज कई नदियों पर बांध बनाए हैं। अभी अपना गंगा नदी में हम लोग महनार क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग का होम टाउन महनार है, और महनार में आप देखिए गंगा नदी पे बांध बनाया गया है। तो ये आज से नहीं, मानव कोई भी प्राकृतिक चीज को अपने हिसाब से यूज कर रहा है और उसको उसी तरह से ये कर रहा है। अब इसमें कुछ हर एक चीज का पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, बट अगर आप सही तरह से कोई चीज का आकलन, तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे हम कोई चीज का पॉजिटिव लेना है आपको, कोई भी चीज का। अब जैसे नदी की बात कर लें, तो अगर हम बांध उस पर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, जब ज्यादा बारिश होगी या ज्यादा मात्रा में ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा, हम लोग के जहाँ पर रहन सहन है हम लोग का, जहाँ हम लोग जी रहे वहाँ भी पानी आने की संभावना है। तो ये वही है, तो ये प्राचीन काल से चलते आ रहा है, ये नवीन नहीं है। पहले भी लोग नदी पर बांध बना दिया करते थे। अब थोड़ा अभी के माहौल के तरह, अभी के समय के अनुसार बनता है, उस समय नॉर्मल बनाया जाता था। जिस तरह से हम लोग डेवलप किए उस तरफ से ये आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा देश
वासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु योजना निर्मित की। अब देखिए, स्वतंत्र हो गया तो अंग्रेज तो 150-200 साल अपने देश को लूटा, है ना। इतना खजाना अपने देश में कि 150-200 साल हमारे देश को अंग्रेज लूटा, फिर भी 1 अरब 36 करोड़ को हमारा देश डील कर रहा है, तो कम बड़ी बात नहीं है। तो अब देखिए, गरीबी थी, जब देश छोड़ के गया तो जो भी प्रधानमंत्री आए, जो भी उस समय सरकार, जैसे उस समय कांग्रेस की सरकार चलती थी, तो उस समय अपना योजना, तरह तरह की योजना निर्मित हुई और जिनमें नदी घाटी परियोजना पर विशेष बल दिया गया। अब क्या कहा कि नदी पर विशेष फोकस दिया गया, क्योंकि नदी के बिना जल के अधिकतर हमारे जो लाइफ है, लाइफ में बिना जल के आप कोई भी काम बोलना गलत होगा, अधिकतर काम नहीं कर सकते। तो ये नदी पर विशेष बल दिया गया। इस परियोजना के विकास की कई उद्देश्य है। बाढ़ नियंत्रण, जैसे कहीं से पानी ज्यादा मात्रा में आ रहा है शहर के तरफ, तो उसको बांध बना के मोड़ के और उसको अलग कर दिया गया, तो पहला बाढ़ नियंत्रण। दूसरा मृदा अपरदन, मृदा की जहां जहां क्षति होती है उसके लिए। पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, जैसे बहुत सारे शहर में नदी के पानी को स्वच्छ बना के लोग को दिया जाता है पीने के लिए। उसके बाद परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन, ये सभी में इसका यूज है। अब देखिए, इस अनेक उद्देश्य की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से, अब सिंपल लॉजिक है कि बहुत सारे उद्देश्य से बनाया गया है तो बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से विभूषित किया गया। प्रथम प्रधानमंत्री की दृष्टिकोण था कि नदी घाटी परियोजना कृषि, औद्योगिकीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण तथा नगर व्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित कर सकेगी। भारत में अनेक नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ है, जिसमें सबसे पहले भाखड़ा नागलबांध पंजाब, इसको याद रखना, हीराकुंड उड़ीसा, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा एवं सोन परियोजना जैसी अनेक परियोजना भारत में बहुआयामी विकास में सहायक हो रहे हैं। गत कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना एवं बांध विरोधी एवं पुनर्निरीक्षण का कारण बनते जा रहे हैं। मतलब दोबारा निरीक्षण करने के लिए, जैसे कहीं कहीं प्रॉब्लम आ गया है तो उसको दोबारा ठीक करना है। गत ये हो गया। नदी में बांध लगाने से नदी की प्राकृतिक प्रवाह रूप होता है, जिससे तल पर अवसादीकरण तेज हो जाता है। इसी तलछट जमाव से जलीय जीवों के साथ भोजन एवं प्रजनन तथा स्वच्छंद विचरण समस्या आती है। मतलब खुद से, जैसे अब नदी का पानी स्वच्छ, अभी आप देख लो, मैंने क्या बताया कि हर चीज का साइड इफेक्ट। अभी जब कोरोना के वजह से पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है, तो क्या कह रहा है, हमारा नेचुरल वस्तुएं, जैसे मोर देख लो, मोर बहुत जगह भी पेपर में आए दिन हम देख रहे थे, पेपर में आया मोर नाच रहा है। हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ हो गया है, हमारा नदी जल, गंगा जल को देखिए आप, एकदम क्लीन हो गया। तो ये क्यों हो रहा है, ये हमारा पॉजिटिव भी जा रहा है। कोविड-19 एक इस मामले में पॉजिटिव कर दिया, बाकी हमारे देश का अर्थव्यवस्था चौपट कर लिया, बहुत सारे लोग का उद्योग धंधा चौपट है, बहुत गरीब लोग को प्रॉब्लम है, लेकिन ये कम ही पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन है इसमें भी पॉजिटिव, लेकिन कम है, तो इसको आप निगेटिव नहीं लेके चलिएगा कोविड-19। लेकिन पॉजिटिव है कि हमारा नेचुरली चीज सब स्वच्छ हुआ है, सुंदर हुआ है। अब आइए आगे, स्वच्छंद विचरण करते हैं अपने मर्द से जलीय जीव। अब अवसादीकरण तेज हो जाता है, जिससे बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं, अपना मानार क्षेत्र का भी कचरा बहुत जगह पहले देखते थे घाट में जाके डाल दिया जाता था। अब क्या हुआ, गंगा का तल में चला गया और गंगा का पानी का लेवल ऊपर हुआ और उस वजह से बाढ़ आ गई। तो ये हो गया अवसादीकरण तेज हो रहा है, और तलछट जमाव से जलीय जीवों के साथ भोजन और प्रजनन स्वच्छंद विचरण करने की समस्या आती है। मतलब खुद से जो उसका मर्जी है उस टाइप से वो विचरण नहीं कर पाता। साथ ही बाढ़ जैसी विविधता भी उत्पन्न हो रही है। अब नीचे लेयर में पानी जमेगा तो पानी ऊपर आएगा, जैसे नीचे गाद जो डाले हम, जो कचरा नदी में डाले, वो अगर नीचे जाएगा दबेगा तो पानी का लेयर ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तो पानी बाहर आएगी और वो
बाढ़ उत्पन्न करेगी, वही चीज यहाँ बता रहा है। साथ ही बाढ़ जैसी विभीषिका उत्पन्न करती है। इतना ही नहीं, बाढ़ग्रस्त मैदान की वनस्पति एवं मृदाएं प्लावित होकर अपघटित भी हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। तो ज्यादा जहां पानी आ जाएगा वो भी दिक्कत है। तो ये हो गया आपका बहुउद्देशीय परियोजना। सिंपल अगर पूछ दिया बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, तो आप इसमें सीधे सीधे कि बहुत सारे उद्देश्य से जो बनाई गई हो परियोजना उसको बहुउद्देशीय परियोजना। उदाहरण स्वरूप नदी पर जो भी बहुउद्देशीय, जैसे आप यहाँ देखे हैं मृदा अपरदन रोक, सिंचाई जो भी है, तो बहुत सारे उद्देश्य से नदी पर जो बनाया गया, जैसे हर एक नदी को ये नहर, हर एक नदी से नहर निकाला गया। क्यों निकाला गया? उसको ले जाकर जहां भी पानी सिंचाई नहीं हो रहा है सही ढंग से वहां पानी पहुंचाया जाता है। अब आइए नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटकर। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात आए, आपको मेघा पाटकर दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए? तो आप देख लीजिए, नदी प्राकृतिक नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज है और इसको आपको बचाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये खत्म हुआ, नदी खत्म हुआ, तो आपका भी और मानव का भी धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होगा। क्योंकि नदी के आसपास ही लोग अच्छा लाइफ जी पाते हैं। अब रीजन क्या हो, वहां आसानी से पानी उपलब्ध है, आसानी से पानी उपलब्ध है तो खेती भी आसानी से होगी, और आसानी से खेती होगी तो लोग को खान पान का सामान सस्ता अवेलेबल होगा और लोग वहां पे अच्छा से अपना लाइफ जी सकते हैं। तो ये हो गया। अब गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी को बचाने की आंदोलन चली, क्यों? और मेघा पाटकर जी ने क्यों किया ये सब? तो उनका कहना था कि अगर इसको नहीं बचाएं तो हमारा गुजरात खत्म हो जाए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश गुजरात में है, तो गुजरात में उसका ये मेन रीड है वो। तो नर्मदा नदी को बचाने की बात आई तो मेघा पाटकर, फिर आपका एक चला चिपको आंदोलन, वो भी आगे पढ़ेंगे। जो वन की जो कटाई हो रही थी वो उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा जी की है। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे महापुरुष आए। और हम लोगों को भी अगर कहीं भी बिना मतलब का जरूरत नहीं हो तो पेड़ को नहीं काटिए, ज्यादा से ज्यादा लगाइए, क्योंकि अगर वो है तभी हम हैं। और देखा भी जा रहा है आपको कि पेड़ की, अभी आपको डेटा भी बताया गया था कि पूरे भारत देश में, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, भारत देश में सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य कौन है? देश में सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य, वनों वाला राज्य एमपी। आप एमपी को देख लीजिए, वहां का एक इंदौर शहर है, इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर। अब क्यों? तो जहां पेड़ पौधा रहेगा वहां का वायु आपको फ्रेश मिलेगा। अपने बिहार में 7 से 8% वन है, तो हमारे यहाँ तो वन की बहुत कमी है। सरकार योजना चला रही है, और सरकार योजना भी चला रही है तो कुछ हमारे समाज के गलत प्रवृत्ति के लोग, जिसको ये सब समझे में नहीं आता है कि क्या इससे क्या होगा, कुछ भी बोलिएगा तो वो उल्टे बोलेगा, तो उससे हमको पंगा भी नहीं लेना है, कचरे लोग के चक्कर में पड़ना भी नहीं। हमको बस अपना वर्क कोशिश करना है कि अपने वन को बचाए किस तरह से। अब आइए, अभी पहले नदी को बचाते हैं, फिर वन को बचा लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अपने बिहार में 7 से 8% वन है, और कोई भी देश में 33% वन होगा, तभी वो देश का एनवायरनमेंट सही होगा। और एक पेड़ लगभग आपको 24 आदमी को ऑक्सीजन देता है। तो आप सोच लीजिए कि एक पेड़ कटता है तो 24 आदमी का ऑक्सीजन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और जनसंख्या बढ़ रही है तो पेड़ को काटा जा रहा है, लोग अपना घर बनाने के लिए, अपना उद्योग धंधा करने के लिए। अब आते हैं हम लोग आगे, ये आपका टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन टिहरी बांध आंदोलन जैसी अनेक जल विरोधी बहुउद्देशीय परियोजना की खामियों को उजागर करते हैं। आमतौर पर लोग अपनी जमीन, आजीविका और
आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण को त्याग कर अन्यत्र विस्थापित हो जाते हैं, जिसके बदले इन्हें न तो पर्याप्त मुआवजा मिल पाता है और न ही ये विस्थापित होने के पश्चात इस परियोजना का ही लाभ ले पाते हैं। इसका लाभ पूंजीपति और जमींदार वर्ग को अवश्य मिल जाता है। यह सच है कि सिंचाई की सुलभता ने कई क्षेत्रों में फसल के प्रतिरूप को परिवर्तित किया है। अब देखिए सिंचाई की सुलभता, तो जहां जहां भी सुलभता करने, जहां सुलभ हो, आसान हो, सुलभ का मतलब होता है आसान, तो आसान हो वहां पे फसल की प्रतिरूप को भी बदला है। अब सिंचाई अच्छा खासा होने लगा तो खेती भी अच्छी खासी होने लगी। अब आइए, जहां जल की कृषि और वाणिज्य फसलों की ओर किसान आकृष्ट हुए हैं, वहीं मृदाओं की लवणीकरण जैसी गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो रही है। अब लवणीकरण हो रही है तो बहुत सारे जल पे, अब जैसे खेती ही करता है, अब कोई किसान को मतलब नॉलेज नहीं है तो एक खेत में बार बार एक ही फसल को उगाते हैं। अब इस वजह से क्या होता है कि वहां पे वो मिट्टी उर्वरक विहीन हो जाता है और लास्टली वहां पे खेती करने योग्य वो नहीं होता है। तो उसको सुधार के लिए हमारा चैनल भी चलता है डीडी किसान करके, तो वो सब लोगों को देखना चाहिए। और यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि मृदाओं को लवणीकरण जैसी गंभीर समस्या। अब मिट्टी जब उपजाऊ होगा ही नहीं तो हम किस तरह से उस पर ये अपना अनाज उगाएंगे। अब आइए, इसी वजह से गरीब, भूमिहीन एवं अमीर भूस्वामी के मध्य एक सामाजिक खाई का निर्माण होता प्रतीत हो रहा है और इस तरह के झगड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगते एवं लाभ के बंटवारे में दिन प्रतिदिन समस्या उत्पन्न हो रहे हैं। अब आइए, इसमें दे तो दिया नर्मदा, लेकिन थोड़ा सा आपको टॉपिक से भटका है, बॉक्स को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बंटवारे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगते एवं लाभ के बंटवारे में दिन प्रतिदिन समस्या उत्पन्न हो रही है। मतलब कि हर एक जगह पर, जैसे अभी आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले अमेरिका बोला कि हमको कोविड-19 का दवा दिया, भारत सरकार दिया भी, जो भी यहाँ सुविधा था। तो अगर वहां पे अगर भारत सरकार नहीं करती तो अमेरिका भी अपना कूटनीति करता, और इस तरह से होता है। और यहाँ भी इंटरनेशनल झगड़ा हो। और अभी हम लोग उसको छोड़ के नर्मदा बचाओ पे देख लेते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये गैर सरकारी संगठन ये काम करती है कि ये गुजरात में जो स्थानीय लोग, किसान, पर्यावरणविद, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, ये नर्मदा नदी पूछता भी है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो क्या बोलेंगे? नर्मदा पे। तो नर्मदा नदी में आप देख लीजिए, और जब बांध उस पे बन रही थी तो लोग विरोध किए कि भाई नदी का रुख आप इसको नेचुरली रूप से बहने दीजिए, आप इसको रोकिए नहीं, इसका जो नेचर है उसी में इसको जीने दीजिए। जैसे अपने यहाँ अपने बच्चे को आजकल देखा जाता है कि जबरदस्ती लोग करते हैं कि ये बनो वो बनो वो बनो, पर अगर बच्चा गलत काम छोड़ के अगर सही लाइन पे उसको जिस क्षेत्र में जाना है, अगर वो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस पे जाने दीजिए उसको, वो अच्छा करेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे सरदार सरोवर विरोध के लिए, तो याद रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना जो है, सरदार सरोवर बांध, और ये किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। अब आइए, अक्सर यह देखा जाता है कि नदी घाटी परियोजना द्वारा वांछित उद्देश्य की पूर्ति न करने की वजह से विरोध एवं आपत्तियां उठाई जाती है और इन बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए होता है। बाढ़ नियंत्रण के लिए इन बांध का निर्माण होता है। तो जो भी बांध बनती है उसका बाढ़ नियंत्रण के लिए ही मेन रूप से निर्माण किया जाता है। कोई भी बांध बनेगी, इस बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए होता है। इसके जलाशयों से तलछट जमा होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तलछट में अगर कुछ कचरा वगैरह जमा हो गया तो बाढ़ की स्थिति आती है, पहले भी बताया है, तो इसमें कुछ है नहीं। अति वर्षा के जल भी बांध के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जब बारिश ज्यादा होती है तो आप देखते हैं जगह जगह बांध टूटने की समस्या होती है, तो प्रशासन पहले से ही इस पे तैयार होकर और सभी बांध को ठीक किया जाता है जब बारिश का मौसम होता है उस समय। बाढ़ विभीषिका का मंजर आप देख चुके हैं या सुन चुके हैं, जो नेपाल स्थित बैराज के द्वारा छोड़े गए जल से अति विकट हो गई थी।
जिससे जान माल की क्षति के साथ साथ भूमि निम्नीकरण की समस्या में इजाफा हुआ है। अब देखिए बैराज द्वारा छोड़े गए जल से अति विकट। अब बांध में नेपाल जो देखिए तो पहाड़ी एरिया पे है, वहां से पानी तो बिहार में आएगा ही क्योंकि हम लोग मैदानी भाग में रहते हैं, तो पानी को आप नहीं रोक सकते कितना, हाँ उसका रुख मोड़ सकते हैं, लेकिन वहां जब बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो आप देखिएगा जून जुलाई के महीने में अपने बिहार में पूरा खासकर नॉर्थ बिहार में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, मतलब जिससे जान माल की क्षति के साथ साथ भूमि निम्नीकरण की समस्या हो, भूमि भी कम बचती है, कम भूमि हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना के कारण भूकंपन की समस्या बढ़ जाती है, तरह तरह का उसको बहुत सारे उद्देश्य जो परियोजना बनाई जाती है उसको तरह तरह का गलत तरीके से यूज कर जाता है, तो भूकंप आने की भी संभावना हो जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषण, जल जनित बीमारी तथा फसलों में कीटाणु जनित बीमारी का भी संक्रमण हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्या दिया है कि बाढ़ से जल प्रदूषण, जल जनित बीमारी और फसलों में कीटाणु। अब बाढ़ से जल प्रदूषण, अब आएगा कहीं पर पानी जमा हो गया और बहुत दिन तक है, अगर उसमें आप उसको सही तरीके से उसमें जो भी इसका कीटनाशक है नहीं डालते हैं तो आपको वहाँ मच्छर होगा, तरह तरह का बीमारी, जल जनित बीमारी होगा, उसके बाद फसल से कीटाणु जनित बीमारी का भी संक्रमण होगा। तो ये हो गया आपका नर्मदा बचाओ में, लेकिन यहाँ पर दिया है पूरी नर्मदा बचाओ का थोड़ा सा ही टॉपिक था, मेन रूप से आपको बताया गया है कि किस तरह से नदी को उपयोग किया गया है, नदी के पानी का, और कहाँ पॉजिटिव चीज है कहाँ निगेटिव चीज है, वो सब अभी बताया गया है बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट है जल संकट। नेक्स्ट टॉपिक आपका आया जल संकट। तो जल संकट को अब देख लेते हैं हम लोग। जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय होने के बावजूद जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना है। जल का अनुपलब्ध मतलब जहाँ पर जल उपलब्ध नहीं है तो जल संकट होगा। ये विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय होने के बावजूद जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। अब जल का विशाल समूह है लेकिन उसको आप यूज नहीं कर सकते, वो नमकीन जल, इसीलिए यहाँ दिया जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर सूखाग्रस्त या अनावृष्टि क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगा। देखिए मानस पटल मतलब जहाँ मनुष्य रह रहा है जिस जगह पर उसको मानस पटल बोलते हैं, और सूखाग्रस्त या अनावृष्टि क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगता है। चित्र संख्या 3.4 में से जल की संकट की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। हम वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता के समय और स्थान की विभिन्नता से इनकार नहीं कर सकते। अब जैसे पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश मानसीराम मेघालय, अपने ही भारत में जोधपुर में जाइए बारिश की कमी है, लेह लद्दाख तो कहीं कहीं ज्यादा कहीं कहीं कम। अब इससे क्या होता है, कहीं बाढ़ आ जाती है कहीं सूखा हो जाता है। अपने उत्तर बिहार में हर एक साल बाढ़ से परेशान और दक्षिण बिहार देख लीजिए सूखा से परेशान। तो यही प्रॉब्लम यहाँ भी बता रहा है। तो इसको अपने सरकार ऐसे अभी अपना बिहार सरकार ने योजना बनाई है कि सभी नदी को, जो बड़े बड़ी नदी है उस सबको जोड़ के और छोटे नदी में पानी भेजा जाएगा, मतलब सही यूज करना, और ये जरूरी भी है। अब आइए संकट की स्थिति का आकलन किया जाए। हम वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन का उपलब्धता के समय और स्थान की विविधता से इनकार नहीं कर सकते। प्राय जल की कमी, इसके अति शोषण, अति उपयोग एवं समाज के विविध वर्गों में जल की असमान वितरण से हुई। अभी भी आप अपने यहाँ जो लोग के पास मोटर नल ये नहीं है, वो अभी भी आप देखिए ग्रामीण एरिया में उनको जल की समस्या है। कहीं कहीं अभी गर्मी का टाइम है, कहीं आपको पानी नहीं निकल रहा है कल से, कहीं कुआं सूख गया है, तो ये सब प्रॉब्लम है। मतलब समाज में भी आपको जो लोग हर एक चीज से परिपूर्ण है उनको तो मिल जा रहा है, लेकिन जो लोग नहीं है उनको दिक्कत हो रहा है। तो ये भी एक यहाँ भी असमान वितरण हो रहा है, और इस वजह से कहीं ना कहीं
हमारे समाज में भी ये जो बोलते असमानता उत्पन्न होती जा रही है। और लेकिन इसको आप सरकार देखे तो सरकार इसको अपना भर बहुत कुछ, जैसे अभी नल जल योजना चल रहा है तो नल जल में हर एक घर में लगाना है, तो ये एक अच्छा चीज़ है, अच्छा पहल है। और इससे हमारे जो भी लोग हैं उनका थोड़ा, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको दिक्कत कमेगी पानी की। अब आइए, ये हो गया। आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रचुर जल उपलब्धता के बावजूद वहां जल दुर्बलता व्याप्त हो जाती है। हमारे कई शहर इसके उदाहरण है। बढ़ती जनसंख्या, उसकी मांग तथा जल के असमान वितरण भी जल दुर्बलता का परिणाम है। अब ये सब, जब जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा प्रॉब्लम तो आएगा, और अपने देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जनसंख्या है, ये भी बात आप ध्यान रखिए। और जहां तक हो इसको जैसे भी हो, है ना, जैसे अपने गांव समाज में भी कुछ लोग हैं जिसको इस सब का जानकारी नहीं है, तो उस सबको भी आप समझाएं। जहां तक झगड़ा नहीं करना है उससे, लेकिन समझाने की कोशिश करना है। समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो बस आप ठीक रहिए। कम से कम हम ठीक रहेंगे तो एक व्यक्ति तो देश का सुधरेगा बस। तो ये ध्यान रखना है। हो सके तो किसी को समझाइए एक बार, नहीं समझे तो भी अलग। लेकिन यहाँ बार बार जनसंख्या पर भी फोकस कर रहा है। पीछे भी बताया बढ़ती जनसंख्या, तो ये भी प्रॉब्लम। उनकी मांग तथा जल की असमान वितरण भी जल दुर्बलता का परिणाम है। जलाधिक्य से न केवल जल की घरेलू उपयोग बढ़ता है, बल्कि अधिक अनाज उत्पादन हेतु जल संसाधन का अति शोषण कर सिंचित भूमि में भी अभिवृद्धि की जाती है, जिसके शुष्क ऋतु में कृषि किया जा सके। शुष्क ऋतु जैसे सूखा ऋतु में। तो ये हो गया आपका जल संकट में। जल संकट होगा तो इसको आप अगर सही तरीके से रखिएगा तो आने वाले समय में आप जहां सूखा है वहां भी पानी आप डाल सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि किसान खेतों में अपने निजी कुओं और नलकूपों के द्वारा भूमि सिंचित कर कृषि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, परंतु जरा आप सोचिए इसका परिणाम क्या होगा। इससे भूमिगत जल स्तर नीचे गिर सकता है और जल की उपलब्धता में कमी आ जाएगी, और जब जैव समुदाय में पेय जल के अभाव के साथ भोजन सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगा। तो आपको यहाँ बताया गया कि किसान सिंचाई कर रहा है। अब सिंचाई कर रहा है तो वो पानी तो सिंचाई में खर्च हो रहा है, तो फिर अब पीने वाला पानी कमेगा, तो इससे ये भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कैसे नहीं हो वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन और इस वीडियो में यहीं तक। और आप जो जिस चैनल पे भी आप पढ़ रहे हैं रस इंस्टीट्यूट, उसको सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो आएगा आपको उसका सूचना मिलेगा। और खासकर मैं अपने जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको कहना चाह रहा हूं, क्योंकि उनको जरूरी है। ये कोविड-19 चैलेंज दे दिया है कि हम तुमको पास नहीं होने देंगे, और तुम उसको चैलेंज दे दो कि हम पास करके रहेंगे और अच्छा नंबर से पास। चाहे कोई भी सर पढ़ाते हैं, उनका पूरा वीडियो देखिए आप लोग। थैंक्स।